हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 15 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो या फिर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली बहुत सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। डेली इवनिंग में भी आपको टॉपिक वाइज वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, इस वजह से आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछा था। पहला था जिसमें एशियाई विकास बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना बताया। तो दोस्तों एशियाई विकास बैंक ने बताया था -8.0%। फॉर्चून का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर फॉर्चून का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर पूछा गया है। फॉर्चून का मैंने पूछा था और इसमें बहुत लोगों ने मिस्टेक किया। तो फॉर्चून के दोस्तों एलन मस्क थे और एरिक युआन जो लगाए थे आप लोग, वो टाइम मैगजीन के चुने गए हैं। ध्यान रखिएगा, टाइम मैगजीन के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर एरिक युआन जो कि जूम के सीईओ हैं, और एलन मस्क को फॉर्चून का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। क्लियर। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। 14 दिसंबर को ये किसके द्वारा मनाया जाता है, ये BEE के द्वारा मनाया जाता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के द्वारा मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्यों मनाया जाता है, तो दोस्तों लोगों के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी इफिशियंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अब दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताओ दिसंबर में अभी तक कितने इंपॉर्टेंट डेज आए हैं और उनमें से आपको कितना याद है। जल्दी जल्दी फटाफट लिख डालो, कई बार आपका रिवीजन कराया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस देश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर बंगबंधु अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। तो अभी हाल ही में यूनेस्को ने दोस्तों बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बंगबंधु जी के नाम पर एक बंगबंधु अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया है। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु। तो उन्हीं के नाम पर यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की है यूनेस्को ने। क्लियर। तो इस पुरस्कार का नाम होगा यूनेस्को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, या इसे शॉर्ट फॉर्म में जाना जाएगा यूनेस्को बंगबंधु पुरस्कार के नाम से भी। क्लियर। तो ये दोस्तों दिया जाएगा 2 वर्षों में एक बार। ध्यान रखिएगा, 2 सालों में एक बार दिया जाएगा। अभी किसी को नहीं मिला है। पहली बार ये दिया जाएगा नवंबर 2021 में। कब? नवंबर 2021 में इसकी घोषणा की जाएगी पहली बार। ओके। पुरस्कार राशि होगी दोस्तों $50,000 की, $50,000 की होगी पुरस्कार राशि। बात आती है किस क्षेत्र में दिया जाएगा, यानी किन को दिया जाएगा। तो दोस्तों ये क्रिएटिव इकोनॉमी यानी रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिया जाएगा। ओके। बात करते हैं हम लोग शेख मुजीबुर रहमान के बारे में। जैसा कि मैंने बताया बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। साथ ही साथ दोस्तों ये बाद में 1971 से 1975 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी रहे, 1971 से 1975 तक। ओके। अब हम लोग जानेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, 1945 में हुई इसकी स्थापना। पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर और इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। क्लियर। अच्छा, यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो अभी दोस्तों मध्य प्रदेश के 2 शहर ग्वालियर और ओरछा, 2 शहरों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया था। इसके साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश के ही पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर का दर्जा भी दिया यूनेस्को ने। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश देखिए मैप में भारत का पड़ोसी देश है। अब्दुल हमीद जी हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, शेख हसीना जी हैं यहाँ की प्राइम मिनिस्टर। राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टका और संसद का नाम होता है जातीय संसद। जातीय संसद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। राजभाषा है यहाँ की बांग्ला और सबसे बड़ा नगर है ढाका। भारत के पड़ोसी देशों पर दोस्तों आपको वीडियो प्रोवाइड की गई है, आप देख सकते हैं जाकर एप्लीकेशन में। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टॉक एक्सचेंज ने बीम नाम का एक एग्रीकल्चर स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, BSE ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बीम नाम का एक एग्रीकल्चर स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बीम का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है BSE एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड। क्या होता है, BSE एग्रीकल्चर मार्केट्स लिमिटेड। अब ये क्यों शुरू किया गया है, इस प्लेटफॉर्म को शुरू करने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इससे इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट में कंपटीशन बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट में
इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर्स को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा, ताकतवर बनाया जाएगा। कैसे? अब देखिए ध्यान समझिएगा। आपने कृषि बिल समझा, कृषि कानून समझे, उसमें एक कानून ये भी था कि किसान जो होगा वो अपनी फसल किसी दूसरे स्टेट में भी जाकर के बेच सकता है। क्लियर? तो अब इसी के थ्रू वो बेच सकेगा बीम की मदद से। बीम की मदद से किसान जो होंगे, एक राज्य के किसान दूसरे राज्यों की मार्केट्स में पहुंच सकेंगे, अपनी फसलों की नीलामी कर सकेंगे। ठीक है, तो समझिए एक प्रकार से जैसे कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं बीएससी पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ऐसे ही इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बीम लॉन्च किया गया है। ये भी बीएससी के ही कंट्रोल में होगा, ऑब्वियस सी बात है, बीएससी ने लॉन्च किया है तो ये केवल कृषि के लिए होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं बीएससी की। बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों भारत का सबसे पुराना, भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो वो है बीएससी। अच्छा, बीएससी के नाम एक और रिकॉर्ड है, ये सबसे फास्ट स्टॉक एक्सचेंज है, दुनिया का सबसे फास्ट स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी, और ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। क्लियर? इसकी स्थापना मैंने बताया 1875 में हुई, मुंबई में ये स्थित है, मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर है, और इसके करंट टाइम पर एमडी और सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान जी। कौन है? आशीष कुमार चौहान। अच्छा, ये तो हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एनएससी का होता है निफ्टी, जो कि निफ्टी 50 कंपनियों का समूह होता है, और बीएससी का जो होता है स्टॉक एक्सचेंज में एक मार्केट समझ लें, वो कहते हैं उसे हम लोग सेंसेक्स। ठीक है, क्या कहते हैं? सेंसेक्स। ये 30 बड़ी कंपनियों का एक समूह होता है। इसके बारे में कभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बहुत अच्छा है टॉपिक, बहुत मजा आएगी आपको पढ़ने में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान ने कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो अभी हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दोस्तों 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अब भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव, कौन? शौकत मिर्जियोयेव, ये थे जो इस वर्चुअल समिट में हिस्सा लिए, वर्चुअली आयोजित किया गया था, और इसमें 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। अच्छा दोस्तों, साथ ही में भारत ने उज्बेकिस्तान की 4 परियोजनाओं के लिए, 4 प्रोजेक्ट्स के लिए 448 मिलियन डॉलर, कितना? 448 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट को भी मंजूरी दी है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये रही दोस्तों उन 9 समझौतों की लिस्ट जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है, यानी सोलर एनर्जी पर, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर, ट्रेड, इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन पर, डिफेंस पर, सिक्योरिटी पर, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर, कनेक्टिविटी पर, कल्चर पर, एजुकेशन और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पर, साथ ही साथ आतंकवाद पर भी, टेररिज्म पर भी। तो इन 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। अब चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में उज्बेकिस्तान है कहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहीं से हम लोग ऊपर की साइड आएंगे, देखेंगे यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, और उसके बाद मिल जाता है उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान देखिए इधर, ये रहा उज्बेकिस्तान। यहाँ पर किर्गिस्तान है बगल में, ये रहा किर्गिस्तान, और इधर है कजाकिस्तान। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान की राजधानी दोस्तों होती है ताशकंद। ताशकंद समझौता आपने सुना होगा, जब उसके बाद हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। ओके, तो वो उज्बेकिस्तान की ही राजधानी है। उज्बेकिस्तान की मुद्रा होती है उज्बेकिस्तानी सोम। क्या होती है? उज्बेकिस्तानी सोम। चलिए अगला देखते हैं, भारत और किस देश के बीच ड्रग कंट्रोल सहयोग पर 5वीं द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई? तो अभी हाल ही में भारत और म्यांमार के बीच दोस्तों ड्रग कंट्रोल सहयोग पर 5वीं द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। एक्चुअल में ये 5वीं बैठक थी भारत और म्यांमार के बीच में। भारत और म्यांमार द्विपक्षीय बैठकों का ये 5वां संस्करण था। तो इसमें इस बार भारत की एनसीबी जो है, एनसीबी का नाम आपने जरूर सुना होगा, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। अभी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ये लगातार चर्चे में रहा है। ठीक है, बॉलीवुड को लेकर के एनसीबी, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से क्वेश्चंस दोस्तों जरूर बन सकते हैं। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल। पहले इस क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो चीफ हैं राकेश अस्थाना जी, ये और म्यांमार की नशीली दवाओं के दुरुपयोग नियंत्रण की केंद्रीय समिति, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ ड्रग कंट्रोल सहयोग पर। ओके, एनसीबी की स्थापना दोस्तों हुई 1986 में, 1986 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके चीफ मैंने आपको बताया राकेश अस्थाना जी हैं। चलिए अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार देखिए भारत का पड़ोसी देश ये भी है दोस्तों। नैपीदा यहाँ की राजधानी है।
मुद्रा यहाँ की क्यात है और इसका पुराना नाम दोस्तों होता है बर्मा। याद रखिएगा, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। यूवी मिंट यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। राजभाषा है बर्मी। संसद का नाम है पिथु हलुत्तो। सबसे बड़ा नगर है यांगून। अच्छा, अभी म्यांमार से एक क्वेश्चन और आया था दोस्तों कि अभी आंग सान सू की को, किसे, आंग सान सू की को दोबारा स्टेट काउंसलर चुना गया म्यांमार का। इसे भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है मार्च 2021 में भारत और किस पड़ोसी देश के बीच स्वाधीनता सड़क खोली जाएगी। दोस्तों स्वाधीनता सड़क जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में खोली जाएगी। कब? मार्च 2021 में। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी पर इस पर लेकर के चर्चा हुई। स्वाधीनता सड़क भारत और बांग्लादेश के बीच में खोली जानी है। कब तक? मार्च 2021 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बांग्लादेश के बारे में हम लोग जान लिए हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गॉट यू कवर्ड नामक अभियान शुरू किया। तो अभी हाल ही में दोस्तों भारती एक्सा ने हैशटैग गॉट यू कवर्ड नाम का एक कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? तो इस कैंपेन का उद्देश्य यही है जिससे लोगों के बीच कोविड-19 महामारी से बचने के लिए जागरूकता फैलाई जा सके, कैसे बचा जा सकता है, इसके तौर तरीकों के बारे में बताया जा सके। तो भारती एक्सा ने ये शुरू किया है। अब देखिए भारती एक्सा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारती एक्सा से रिलेटेड। अभी IRDAI ने दोस्तों ICICI लोम्बार्ड के साथ विलय को मंजूरी दी है। इसको आपको पता होना चाहिए, भारती एक्सा का ICICI लोम्बार्ड के साथ विलय हो रहा है और इसको IRDAI की अब मंजूरी भी मिल गई है। तो अब ये विलय समझिए हो गया है। भारती एक्सा की स्थापना दोस्तों हुई 2008 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके MD और CEO हैं संजीव श्रीनिवासन। कौन है? संजीव श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2020 की अंतिम F1 रेस अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती। दोस्तों अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं और नीदरलैंड के हैं। किस देश के? नीदरलैंड के हैं ये मैक्स वर्स्टैपेन, और इन्होंने जीत ली अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 की रेस। ये इस सीजन की आखिरी रेस है। प्रत्येक सीजन की आखिरी रेस होती है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। ओके, अब देखिए इस साल की तो आखिरी रेस है, लेकिन इस साल में कितनी रेसेज हुई? टोटल 17 रेसेज हो चुकी हैं। अब 17वीं रेस थी ये। अब इसमें मैक्स वर्स्टैपेन 2 रेसेस जीते हुए हैं, यानी इनकी इस सीजन की ये दूसरी रेस जीत है और इन्होंने अपने कैरियर में टोटल जीते हैं 10 रेसेज। मैक्स वर्स्टैपेन ने, इनकी ये इस सीजन की दूसरी रेस जीत है। ओके, अभी कुछ दिन पहले हुआ था दोस्तों साखीर ग्रैंड प्रिक्स। इसको भी ध्यान रखिएगा, साखीर ग्रैंड प्रिक्स जो है उसको जीता है एस पारेज ने। किसने? एस पारेज ने। ओके, अब दोस्तों इस सीजन के सभी फार्मूला 1 रेसेज हो चुकी हैं, तो इस पर वीडियो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करने वाला हूं और कोशिश यही रहेगी कि आपको ट्रिक वाइज वीडियो प्रोवाइड की जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो जल्द ही आने वाली हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने कहां पर आयोजित हुए अल हफ्तूर टेनिस चैलेंज के डबल्स का खिताब जीता। तो दोस्तों भारतीय खिलाड़ी हैं अंकिता रैना, भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में डबल्स का खिताब जीता है टेनिस में, अल हफ्तूर टेनिस चैलेंज। ये आयोजित हुआ दोस्तों दुबई में। कहाँ पर? दुबई में यह आयोजित हुआ। विमेंस डबल्स का टाइटल था। अब चूंकि ये डबल्स का टाइटल था तो इनके साथ भी कोई होंगी, ठीक है। तो इनके साथ हैं दोस्तों अंकिता रैना के साथ एकातेरिन गोर्गोडेज। कौन? एकातेरिन गोर्गोडेज। तो अंकिता रैना और एकातेरिन गोर्गोडेज की जोड़ी ने जीता है ये खिताब, अल हफ्तूर टेनिस चैलेंज का खिताब। एकातेरिन गोर्गोडेज हैं दोस्तों जॉर्जिया की। इन दोनों ने किसको हराया है? इनकी जोड़ी ने किसको हराया है? इन दोनों की जोड़ी ने दोस्तों बोल्सोवा जोदोई नोवा को और काजा जुआन को हराया है। काजा जुआन और बोल्सोवा जोदोई नो की जोड़ी को इन्होंने हराया है और पुरस्कार राशि थी $1 मिलियन। कितनी? $1 मिलियन की पुरस्कार राशि थी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि अंकिता रैना जो हैं ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, क्योंकि तो इन्होंने जीता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डाबर च्यवनप्राश का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। दोस्तों डाबर च्यवनप्राश के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अक्षय कुमार। अक्षय कुमार एक्टर हैं, आप सभी को पता है। इन्हें डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अभी कुछ ही दिन पहले दोस्तों आपके सामने आया था पगार बुक का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अक्षय कुमार को। दोस्तों आप लोगों के कहने पर डेली इवनिंग में टॉपिक वाइज वीडियोस भी आना स्टार्ट हो चुकी हैं।
आप लोग का एग्जाम्स लगा हुआ है, तो डेली उन्हीं में टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियोस भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर चुका हूं मैं। तो ऐसे में ब्रांड एम्बेसडर की भी वीडियो आने वाली है, पुस्तकों लेखक और भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। अभी कल महोत्सव और मेलों से संबंधित वीडियो अपलोड हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देखिए। इसकी एक प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा, आप लोग उस प्लेलिस्ट में डायरेक्टली जाकर सब कुछ देख सकते हैं। वैसे भी आप लोग MZT ऐप में जाकर के अगर सर्च करेंगे तो सारी वीडियोज आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान का हाल ही में निधन हो गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों विद्या वाचस्पति बी गोविंदाचार्य जी का निधन हो गया है। ये काफ़ी फेमस संस्कृत विद्वान थे। पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया जा चुका था। 2009 में इन्हें मिला था पद्मश्री। 2009 में पद्मश्री आप सभी को पता है दोस्तों, भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। अच्छा, गोविंदाचार्य जी क्यों फेमस थे ज़्यादा? तो इन्हें दोस्तों 13वीं शताब्दी के धर्मशास्त्र के संपूर्ण ग्रंथों के अनुवाद के लिए जाना जाता था। कालिदास का जो शकुंतला था, शूद्रक की मृतकट्टिका और बाणभट्ट की कदम्बरी, इन सब का अनुवाद इन्होंने ही किया था। विद्या वाचस्पति भी गोविंदाचार्य, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों करंट अफेयर का हिंदी और इंग्लिश दोनों में नवंबर मंथ की ई बुक आ चुकी है, आप लोग जाकर के एप्लीकेशन में परचेज कर सकते हैं। बाकी सभी महीनों की ई बुक अवेलेबल है ऑफर के साथ, आप लोग जाकर के ऑफर्स का भी फायदा उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, फूलदेई त्योहार कहाँ मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी कल ही तो मैंने आपको बताया हुआ है। अगला, भारतीय IT इंडस्ट्रीज का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग ऑप्शंस के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आप लोग देखिए किसके कौन कौन फाउंडर हैं, इनके बारे में आप लोग जितना हो सके डिटेल में लिखिएगा। क्विज जाकर के सॉल्व कर लीजिएगा MZT ऐप पर, वहीं पर आपको PDF भी मिल जाएगी। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिलेगी। टेलीग्राम पर आपको इमेज फॉर्मेट में वन लाइनर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आप लोग जरूर जुड़िए टेलीग्राम चैनल से। MZT एजुकेशन सर्च कीजिएगा, 21,700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है। चलिए दोस्तों बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।